हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको वृद्धि एवं विकास के जो प्रतिमान हैं उनके बारे में अध्ययन कराएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको वृद्धि एवं विकास के बारे में बताया था। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इनकी सीमा कहाँ तक होती है तथा वृद्धि और विकास के माध्यम से मानव शरीर का आकार किस तरह बढ़ता रहता है। तो एक बार फिर हम वृद्धि के बारे में आपको बताएंगे। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि और विकास एक दोनों ही सार्वभौमिक प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास ये दोनों एक दूसरे के पूरक होती हैं। मानव विकास के लिए मानव को अनवरत क्रमिक विकास के लिए वृद्धि एवं विकास दोनों का होना अनिवार्य है। वृद्धि एक सरल प्रक्रिया है। वृद्धि को हम माप सकते हैं तथा वृद्धि मूर्त होती है, इसे हम आंखों से देख सकते हैं। जब एक बालक में वृद्धि होती है तो उसमें कुछ रचनात्मक परिवर्तन होते हैं जिससे बालक सृजनशील बनता है। उसी प्रकार जो विकास होता है इसमें रचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ कुछ विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जो विकास है यह गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। तो इसमें कुछ उतार चढ़ाव, कुछ तनाव होते रहते हैं। तो आज हम आपको विकास के रूप, विकास के परिवर्तन के प्रकार के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो विकास के रूप, विकास में परिवर्तन, वृद्धि हो गई, बालक की वृद्धि होगी, वृद्धि के साथ साथ विकास होगा, उसमें कुछ परिवर्तन भी होंगे, उसके अंगों में कुछ परिवर्तन होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई आकार में भी कुछ परिवर्तन होगा, उसमें कुछ नए गुणों की प्राप्ति भी होगी। तो पहला है आपका आकार में परिवर्तन। जैसा कि आपको विदित होगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसी से हमारी सृष्टि चलती है। उसी प्रकार आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन से तात्पर्य है जब एक छोटा बालक होता है उसके आकार में परिवर्तन, जैसे उसकी लंबाई बढ़ना, वजन में वृद्धि होना तथा उसके शरीर में शारीरिक वृद्धि होना, वो आपका आकार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है आपका अनुपात में परिवर्तन। बालक में वृद्धि के साथ साथ उसके अनुपात में भी परिवर्तन होता है। आकार से तात्पर्य उसकी लंबाई चौड़ाई वजन में परिवर्तन होना। उसी पर अनुपात होता है, अनुपात भी नहीं कि हाथ पैरों की लंबाई के साथ साथ उसकी आँख नाक कान की लंबाई बढ़े, ऐसा नहीं होता है। आपको बताया था वृद्धि में आकार वजन में परिवर्तन होता है, विकास में क्रमिक एवं समानुगत परिवर्तन होते हैं। तो अनुपात में परिवर्तन से तात्पर्य है कि हाथ पैरों की लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसके आँख कान नाक है जो अनुपातिक वृद्धि होती है, इनकी लंबाई एक समान अनुपात में रहकर ही उसका शरीर वृद्धि करता है। इसमें आपकी शारीरिक परिवर्तन होता है। अनुपात परिवर्तन में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ कुछ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, वो आपका अनुपात में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है आपका पुरानी विशेषताओं का लोप होना। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है उसकी पुरानी विशेषताओं का भी लोप होता जाता है। जैसे कि जब एक नवजात शिशु होता है उसके शरीर की जो त्वचा होती है कोमल गुलाबी रंग की होती है, उसका शरीर कांच से भी नाजुक होता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है पुरानी विशेषताएं, जैसे जो नाजुक खाल है, गुलाबी रंग की जो स्किन है उसकी थोड़ा कठोर होने लगती है, उसकी हड्डियां हैं संख्या जुड़ करके मजबूत होने लगती हैं। जैसे कि आपको बताया था एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। जैसे जैसे उसकी वृद्धि और उसका विकास होता जाता है उसकी हड्डियां 206 हो जाती हैं। जैसे हड्डियों की संख्या में परिवर्तन होता है, परिवर्तन के साथ साथ जो हड्डियां हैं उसकी कड़ी होने लगती है। एक नई विशेषताओं का विकास होता है। पुरानी विशेषताओं जैसे कि जो छोटे छोटे बाल होते हैं, जन्म के समय बच्चे की बॉडी पर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो गायब होने लगते हैं, नई त्वचा आने लगती है। जैसे कि उसकी 6 से 5 साल की आयु आते आते उसके जो दूध के दांत होते हैं टूटने लगते हैं, नए दांतों का विकास
विकास होने लगता है। वो शरीर में शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होने लगता है। तो पुरानी विशेषताओं का लोग यही उसकी पुरानी विशेषता होती है, नई विशेषताओं का आगमन होता है। नेक्स्ट है नए गुणों की प्राप्ति। जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने वातावरण के, अपने समाज से नई नई आदतों का, नए नए गुणों को सीखता है और परिवार के साथ घुल मिलकर रहता है। तो नए गुणों की प्राप्ति जैसे घर परिवार में छोटे बड़ों का सम्मान करना तथा पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करना और बालकों में सृजनशील विकास होना नए गुणों की प्राप्ति के माध्यम से होता है। अब है आपके विकास प्रतिमानों का महत्व। मानव विकास को समझने के लिए विकास के प्रतिमानों को समझना अति आवश्यक है। प्रतिमान पैटर्न, जो विकास है एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत तक चलती है, जिसमें आपकी रचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ कुछ विनाशात्मक परिवर्तन भी होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं और माप नहीं सकते हैं, क्योंकि विकास कैसा है हमारा अमापनीय, अमूर्त, इनको हम देख नहीं सकते हैं। तो विकास के प्रतिमानों का महत्व क्या है? पहला है आपका पढ़ना लिखना सिखाने के लिए अभिप्रेरित करना। माता पिता का कार्य क्या क्या होता है? बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए मोटिवेट करना, उन्हें अभिप्रेरित करना, नहीं आपको ये कार्य ऐसे करना है, ये कार्य ऐसे करना है। विद्यालय में शिक्षक उसको एक नई दिशा प्रदान करते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय में वह अपने अपने कार्यों के हिसाब से उनको मोटिवेट करते हैं। तो पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करना भी एक मानव विकास के प्रतिमानों का मुख्य भाग माना जाता है। उसी प्रकार बालकों को तनाव मुक्त रखने में, जैसे जैसे बालकों की आयु बढ़ती जाती है वो तनाव में रहने लगते हैं। जैसे कि घर में बड़ों का प्रेशर, दबाव, नहीं तुझको ऐसे पढ़ना है, ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है। विद्यालय में उसके गृह कार्य का दबाव, उसको तनाव को कम करने के लिए प्रतिमानों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। जैसे कि बालिकाएं होती हैं, उनके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे कि एक निश्चित आयु में ऋतुस्राव का आना, उसके शरीर के अन्य भागों में बढ़ोतरी होना, जिससे तनाव मुक्त रखने के लिए विकास के प्रतिमानों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका स्वस्थ पूर्ण जीवन प्राप्त करने में। जब से बालक का जन्म होता है और नए नए परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है, शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक, सामूहिक, बौद्धिक, भाषा विकास होने लगता है। उसी प्रकार उसके प्रौढ़ जीवन को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। प्रौढ़ जीवन जैसे उसकी किशोरावस्था के बाद जो आयु आती है प्रौढ़ आयु के में मानी जाती है। प्रौढ़ में कई तरह के झंझावात एवं जिम्मेदारियां होती हैं, उनको समझने के लिए विकास के प्रतिमानों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है हीन भावना को रोकने में। हीन भावना को रोकने में एक मनुष्य की जो सोचने की क्षमता होती है, एक तो सकारात्मक होती है, दूसरी नकारात्मक होती है। हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चों को हमेशा एक सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाना चाहिए, इस पॉजिटिव दिशा की तरफ प्रेरित करना चाहिए, उन्हें एक नई बातों की तरफ मोटिवेट करना चाहिए। तो हीन भावना को रोकने के लिए जैसे कि विद्यालय में एक बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उसे हमेशा कमजोर ना कहकर उसको बार बार हीन भावना के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। उसे किसी भी अध्याय में पढ़ाने से पहले उसे प्रतिपुष्टि करनी चाहिए कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, एक नई दिशा का विकास करना चाहिए। इसी से विकास के प्रतिमानों में बच्चों को हीन भावना अर्थात नकारात्मक सोच से दूर रख सकते हैं। विकास के प्रतिमानों का यही महत्व बताए गए हैं। नंबर 1 है पढ़ना लिखना सिखाने में, दूसरा है बालकों को तनाव मुक्त रखने में, स्वस्थ पूर्ण जीवन प्राप्त करने में, हीन भावना को रोकने में। ये विकास प्रतिमानों का महत्व
होता है। अब पढ़ेंगे हम विकास की अवस्था स्टेज। वृद्धि, बालक की वृद्धि होती गई, आयु बढ़ती गई, उसकी अवस्थाएं, इन अवस्थाओं के बारे में आपको हम बताएंगे। अवस्था स्टेज, किस अवस्था में उसका विकास किस कहाँ तक होता है उसके बारे में। पहला है गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था आपको बताया था जब भ्रूण का विकास गर्भ में होता है वहीं से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। जो गर्भकालीन अवस्था है, गर्भाधान से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत जो बच्चा जन्म लेता है वहां तक की प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। जैसे कि बच्चे का जन्म 9 माह की अवधि 280 दिनों में होता है, वो उसकी गर्भकालीन अवस्था होती है। उस गर्भकालीन अवस्था में माँ के गर्भाशय में उसमें क्या क्या परिवर्तन, कितना विकास होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जो गर्भकालीन अवस्था होती हैं, ये अवस्थाएं 3 भागों में विभाजित होती हैं। 3 भागों को 3-3 माह की अवधि से 9 माह तक अवधि में रखा गया है। तो पहली अवधि इसमें डिम्बावस्था, बीजावस्था, ये होती है गर्भाधान से 2 सप्ताह की। इसमें बच्चे का जन्म नहीं होता है, माँ के जो गर्भ है उसी के अंदर विकास की अवस्था के बारे में बताया गया है। तो डिम्बावस्था, इसको बीजावस्था भी कहते हैं। ये आपके 2 सप्ताह का पिन के आकार का एक भ्रूण आकृति बन जाती है। कैसी होती है? पिन के आकार की। इसका विकास एक पिन के आकार का हो पाता है। नेक्स्ट है आपका भ्रूणावस्था। डिम्बावस्था के बाद भ्रूणावस्था होती है जिसमें 3 सप्ताह से 2 महीने की जो अवधि होती है, 3 सप्ताह से 2 महीने की अवधि होती है, वो भ्रूणावस्था में होती है। जिसमें एक जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का निर्माण ओवम एंड स्पर्म की संयुग्मन से होता है, वो आपकी भ्रूणावस्था होती है। नेक्स्ट है आपका गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जिसमें जो नवजात शिशु होता है 9 महीने की समय के बाद माँ के गर्भ से जन्म लेता है। अवधि 3 मंथ से जन्म तक की होती है। जो आपके गर्भकालीन की अवस्थाएं हैं, जो विकास की अवस्थाएं यहीं से प्रारंभ होती हैं। अब आता है आपका विकास में इन अवस्थाओं के साथ साथ इन आयुओं का भी अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, बच्चे का जन्म हो गया 280 या 9 महीने के बाद एक बच्चे का जन्म हो गया, उसको बोलते हैं नवजात शिशु। आपने देखा होगा नवजात शिशु तो नाजुक और कोमल होता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है 2 माह का जो 2 सप्ताह का जो बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, 2 वीक 2 सप्ताह यानी 15 या 16 दिन का जो शिशु होता है छोटा, उसको शैशवावस्था की श्रेणी में रखा जाता है। शैशवावस्था में देखा छोटा बच्चा नाजुक एवं कोमल, उसकी जो स्किन होती है कैसी होती है? गुलाबी होती है। उसका ना तो शारीरिक ना ही मानसिक विकास हो पाता है, वो आपकी शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था की आयु है 2 से 12 वर्ष की अवधि तक होती है। इस बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली से पूर्व बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष की होती है। पूर्व बाल्यावस्था मतलब 2 से 6 साल के बच्चे में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। इसमें शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ उसमें मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। एक 3 साल का बच्चा अपने शब्द भंडार को पढ़ने लगता है तथा वह वर्णमाला का आसपास के वातावरण में दिखने वाली वस्तुओं का वह स्पष्ट रूप से नाम ले सकता है। इस अवस्था में बच्चों में एक समूह प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चे आपस में एक समूह बनाकर खेलते हैं। इस अवस्था के बालक को खोजी अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बालक नई नई चीज़ों को खोजने लगता है तथा उनका कारण पूछने लगता है। कहता है कि कैसे होता है, इसका कारण क्या होता है। वो सोचने भी लगता है पंखा कैसे चलता है, बिजली कैसे बनती है, हमारे शरीर के अंदर खाना कैसे पचता है, हमारे शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं हैं किस प्रकार चलती हैं। बच्चा सोचने लगता है मुझे भूख क्यों लगती है। एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से बच्चे को भूख, प्यास और सुख दुख का अनुभव होने लगता है। वो अपने भूख प्यास का अपने
अपने बारे में, अपने घर के परिवार के सदस्यों को कह सकता है। 2 से 6 वर्ष की जो आयु होती है, एक खेल की आयु होती है, खेल की भावना होती है तथा विद्यालय में वह अपने साथियों के साथ अध्ययन में नई भूमिका अदा करता है। उसी प्रकार जो बाल्यावस्था की जो उत्तर बाल्यावस्था होता है वो 7 से 12 वर्ष का होता है। 7 साल का जो बालक होता है उसमें शारीरिक, मानसिक, सामूहिक, बौद्धिक विकास होने लगता है। वह अपनी सोच से, समझ से, तर्क क्षमता, कल्पना शक्ति आदि का विकास कर सकता है। वह गणित की छोटी छोटी संक्रियाओं तथा विषय के बारे में समझने लगता है तथा उसकी आयु के साथ साथ उसके शरीर में भी परिवर्तन होने लगते हैं। वह एक किशोरावस्था की ओर कदम रखने होता है। इस बाल्यावस्था के बाद आयु का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आपका किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था वयसंधि, जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की जो अवधि आती है वयसंधि काल, इसको ओवरलैपिंग पीरियड भी कहा जाता है। ओवरलैपिंग पीरियड कि दोनों की एक दूसरे की पूरक प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। जो प्यूबर्टी काल होता है 11 से 12 वर्ष, 13 से 16 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। इसमें जो बालक बालिका होते हैं शरीर में एक हार्मोन के द्वारा शरीर में नए नए परिवर्तनों का विकास होता है। जैसे कि जो लड़कियां होती हैं उनमें हार्मोन की क्रियाशीलता के माध्यम से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के साथ साथ उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे स्तनों का विकास होना, आवाज का पतला होना तथा ऋतुस्राव, महामारी आदि प्रक्रिया तथा इसमें लैंगिक अंगों की प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है। उसी प्रकार लड़कों में भी दाढ़ी मूंछ का आना, एडमस एपल उसका विकास होने लगता है। वयसंधि काल है यह सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। वयसंधि काल से ही संबंधित आपका किशोरावस्था है। जो किशोरावस्था एडोलेसेंस जो लैटिन भाषा के एडोसियर शब्द से बना है। किशोरावस्था के बारे में हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं स्टैनली हॉल, इन्होंने बाल अध्ययन में काफी क्रांतिकारी परिवर्तन पैदा किए। जो स्टैनली हॉल है इन्हें किशोरावस्था का पितामह कहा जाता है। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था की आयु को तनाव और झंझावातों की आयु भी कहा गया है। जो किशोरावस्था की आयु है आपकी, इसको टीन एज, गोल्डन एज, संक्रमण काल की अवस्था, बसंत काल कहा जाता है। जो जीवन का सुनहरा काल कहा जाता है, जिसमें मानव होते होते बालक शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक, सामूहिक सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। जो किशोरावस्था की आयु होती है ये 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 19 वर्ष की आयु तक होती है। इसलिए टीनेज, 13, 14, 15 जिसे टीनेज आयु कहा जाता है। इसी आयु में बालक अपने क्षेत्र में नई नई उपलब्धि हासिल करता है तथा एक सफल भविष्य की कल्पना करता है तथा अपने अध्ययन के क्षेत्र में अपने प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय में तथा कई क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करता है। तो किशोरावस्था की आयु होती है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। वह अपने भविष्य के बारे में अपनी कल्पना करने लगता है कि आगे जाकर मुझे क्या बनना है, क्या करना है, किस क्लास में कितने अंक लेके आने हैं, इस विषय को मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे किस क्षेत्र में जाना है, मेडिकल साइंस में जाना है या टेक्निकल क्षेत्र में जाना है या RAS, IAS, किस किस क्षेत्र में मुझे कदम रखना है। अब 12th जब बच्चा 12वीं पास करता है तो इसी एज में करता है। तो 12वीं पास कर दी, उसे अपने एक लक्ष्य निर्धारित करना है। नहीं मुझे उसके पास अगर कोई कला वर्ग का विषय है तो वो कहता है मुझे RAS, IAS का कंपटीशन पास करना है, उसमें भी कुछ ख्याति प्राप्त करनी है। और वो साइंस के क्षेत्र में होता है, किसी विज्ञान तकनीकी में होता है, मेडिकल लाइन में होता है, तो अपने आप को एक डॉक्टर, चिकित्सक के क्षेत्र में ले जाना चाहता है। यही उपलब्धि किशोरावस्था की अवस्था में ही होती हैं। उसी प्रकार तो किशोरावस्था की आयु को बसंत काल, गोल्डन चांस, गोल्डन एज भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना करता है।
किशोरावस्था के खत्म होते होते आपके जो 19 वर्ष की आयु के बाद आपकी आती है प्रौढ़ावस्था, जो 21 साल से 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की अवधि में होती है। जब एक बच्चा सही दिशा में अपना कार्य करता है तथा वो भी सकारात्मक सोच रखता है तो वह प्रौढ़ावस्था काल सबसे सुनहरा काल जाता है, क्योंकि इसमें उस बालक की विकास होते होते वो पूर्ण मानव बन जाता है तथा वह अपने अच्छे बुरे घर परिवार की जिम्मेदारियां तथा अपने बारे में इस समाज में रहकर मुझे अपने समाज में कैसा स्थान प्राप्त करना है, मुझे अपने समाज में कैसी पहचान बनानी है, अपने घर परिवार माता पिता का कैसे ख्याल रखना है, वो प्रौढ़ावस्था के में ही आ जाता है तथा वह एक अपनी जगह को सुरक्षित करता है जो अवधि आपकी प्रौढ़ावस्था में होती है। प्रौढ़ावस्था के बाद आपका आता है मध्यावस्था। हमारा अब किसी मानव का प्रौढ़ावस्था एक अच्छे क्षेत्र में होगा, उसका मध्यावस्था जो आयु होती है सबसे अच्छी आयु होती है, क्योंकि उस आयु में उसका जो शरीर है धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं तथा वह घर परिवार और रिश्तेदारों की जिम्मेदारियों में घिरने लगता है। उसे अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि बच्चों को उच्च अध्ययन के लिए बाहर भेजना, गृहस्थी संभालना, अपनी पत्नी अपने साथियों का ख्याल रखना, ये सब मध्यावस्था में आता है तथा इस आयु को एक समायोजन की आयु कहा जाता है, क्योंकि इसी आयु में घर परिवार तथा वो अपने क्षेत्र का ध्यान रखता है, क्योंकि उसे अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी शादियाँ करनी है तथा घर परिवार भी देखना है, घर मकान भी बनाना है, तो यह मध्यावस्था की आयु के होता है जो 41 से 60 वर्ष तक की आयु होती है, जिसको शरीर के जो अंग है धीरे धीरे कार्य करने बंद कर देते हैं, पाचन क्रिया कम होने लगती है, यह आपकी मध्यावस्था का क्षेत्र होता है। मध्यावस्था के आते आते वह एक बुढ़ापे की श्रेणी में आ जाता है, उसके बाद उसका वृद्धावस्था आती है। जो वृद्धावस्था की आयु होती है यह जीवन का सबसे कड़वा सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, इसको हमें सत्य ही मानना चाहिए। इस आयु जो वृद्धावस्था की आयु होती है इसको हास्य की आयु कहा जाता है। जब घर परिवार में उसको सोचने समझने की उसको ध्यान नहीं रखा जाता है तो वृद्धावस्था में वह अपने आप को लाचार, अपने परिवार पर अपने आप को वजन समझता है तथा उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वृद्धावस्था की आयु है इस आयु में मानव का विकास क्रमिक रूप से रचनात्मक परिवर्तन करते करते हुए विनाशात्मक श्रेणी में कदम रखने होता है। उसकी हड्डियां हैं जवाब देने लगती हैं, उसकी जो सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है तथा उसकी जो भाषा है उसको अब किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता है, वृद्धावस्था की आयु में होता है। तथा अगर उस घर परिवार में सही रूप से ध्यान नहीं रखा जाता है तो वो अपने आप को हीन भावना की दृष्टि से देखता है कि मैं इस परिवार के लिए बोझ हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से मानव अपने सुनहरे भविष्य के साथ साथ वृद्धावस्था को संवारना चाहता है तो उसे अपने क्षेत्र को संवारना चाहिए तथा कहने का तात्पर्य है कि वृद्धावस्था में हमें अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए तथा उन्हें एक परिवार का हिस्सा मानकर उन्हें अपने साथ में रखना चाहिए। ये आपका आज का व्यक्ति विकास की जो क्षेत्र है टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ाएंगे।